यहाँ पर बच्चों हम जल जीवशाला से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वो आपको याद रखना है कि प्रश्न नंबर 1, जल जीवशाला बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब जल जीवशाला बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बनाते समय हमें जो सावधानियां रखनी चाहिए वो बतानी है। तो बताओ, जल जीवशाला बनाते हैं तो पहली सावधानी तो ये होना चाहिए कि मछलियों के तैरने के लिए, जैसे ये जल जीवशाला हम बनाएंगे हैं, ये जल जीव, तो इसमें मछलियों के तैरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जिस जगह पर अपने जल जीवशाला रखेंगे वो इतना बड़ा वो जल जीवशाला इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मछलियाँ उसमें आराम से तैर सके। फिर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ ये है कि उसमें जल होना ही चाहिए। फिर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन पंप की व्यवस्था होनी चाहिए। मछलियों के लिए कुछ समय के लिए भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भोजन पढ़ो आप, इसको लिखा नहीं जा रहा है पूरा स्क्रीन पर। भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जल जीवशाला बनाते समय कुछ रखी जाने वाली सावधानियां हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भोजन बाहर से क्यों डालेंगे। भोजन बाहर से नहीं डालना पड़ेगा यदि आप उसमें कुछ जलीय पौधे लगा दो तो। लेकिन यदि जलीय पौधे नहीं हैं तब उसमें आवश्यक रूप से आपको 100% है वो कुछ न कुछ आपको वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, जो प्रश्न संख्या 2 है वो ये है कि यदि हम जल जीवशाला में कुछ पौधे लगा दें। अब मैं इसको लिखूँगा नहीं, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे ये जल जीवशाला है, इसमें कुछ पौधे लगा दे, प्लांट्स, तो क्या ये एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं समझाता हूँ। यदि हम इसमें पौधे लगा दें तो आप देखो, जैसे ये एक जल जीवशाला बना रहा हूँ मैं रफ़ यहाँ। यदि इसमें हम पौधे लगा दें, ये ज़मीन पर मैंने इसमें पौधे लगा दिए, धरती बना के, इसको मिट्टी डाल के ये पौधे बना दिए, तो ये स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मछलियाँ हैं, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, पौधे ले लेंगे, मछलियों से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। जल इसमें है ही H2O। और बच्चों, इसमें परावर्तन द्वारा सूर्य का प्रकाश भी पहुंच जाएगा, सनलाइट। अब इन चीज़ों के अलावा ये पौधे जो हैं इनमें पर्णरित भी हैं। हरे पौधे हैं तो इनमें आवश्यक रूप से पर्णरित है। तो ये सब चीज़ें पर्याप्त हैं पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। इससे वो पौधे भोजन बना लेंगे। और बच्चों, जो भोजन बनेगा उसको सूक्ष्म जीव होते हैं शाकाहारी, इसके अंदर वो ग्रहण कर लेंगे। सूक्ष्म जीव को छोटी मछली ग्रहण कर लेगी, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। अंत में यदि मछली की मृत्यु हो जाती है तो इसमें सूक्ष्म जीव है वो मछली का निस्तारण कर देंगे, या हम उसको निकाल कर बाहर छोड़ देंगे। तो यदि इसमें कुछ जलीय पौधे लगा दिए जाए तो ये एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाता है। ये सत्य बात है। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि क्या जल जीवशाला बनाकर उसको ऐसे ही छोड़ दें, कि जल जीवशाला बनाकर उसको छोड़ दें,
या उसमें कभी कभी सफाई भी करते रहें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि जल जीवशाला बनाकर उसको ऐसे ही छोड़ दें या उसमें सफाई भी करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि जल जीवशाला की समय समय पर देख रेख हमें करनी होगी। इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो मछलियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इसके लिए हमें कभी कभी इसके जल को भी बदलना होगा। तो एक निर्धारित समय अंतराल के बाद जल जीवशाला का जल है वो बदल देना चाहिए, जिससे जो इसमें हानिकारक जीवाणु है वो उनका निस्तारण हो जाए। अब प्रश्न ये है कि इसी बात से प्रेरणा लेकर क्या हमें तालाब और झीलों की सफाई करनी चाहिए? तो बच्चों, तालाब और झीलों की सफाई करना संभव नहीं है। यदि संभव है तो हमें आवश्यक रूप से इनकी सफाई करनी चाहिए, अन्यथा वैज्ञानिक तरीके से इनकी सफाई करनी चाहिए। अब इनकी सफाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बच्चों इनमें सुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको आप इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहते हो। ये आपको आपके लेवल की बात नहीं है जानने की। सुपोषण की समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए हमें इनकी सफाई करनी चाहिए। या सफाई करना संभव नहीं हो तो इसमें हमें देखना चाहिए भी किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि तालाब में शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ गई है तो हमें वहाँ पर कुछ मांसाहारी जीव छोड़ देने चाहिए, फिर वो शाकाहारियों को खा लेंगे। और यदि तालाब में उत्पादकों की संख्या बढ़ गई है तो फिर उसमें कुछ शाकाहारी जीवों को हमें छोड़ देना चाहिए। सबसे बेहतर विकल्प सफाई करने का यही है। 5वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 ये है कि जल जीवशाला बनाते समय क्या इस बात का ध्यान रखा जाए कि जंतुओं को एक साथ ना रखे जो एक दूसरे को खाए? बिल्कुल। जैसे जल जीवशाला बनाई आपने, एक छोटी मछली है, उसको बड़ी मछली खा जाएगी, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ नहीं करनी चाहिए। अन्यथा बच्चों, जो छोटी मछली है उसकी वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी। छोटी मछली की वंश वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। यानी ऐसे जीव नहीं रखने चाहिए जो एक दूसरे को खा जाए, क्योंकि ये कृत्रिम पारितंत्र है, कोई ज़्यादा समय तक है तो ये रखेगा नहीं, रहना नहीं है। इसलिए मांसाहारी मछलियाँ अन्य मछलियों को खा सकती है, जिस कारण कृत्रिम पारितंत्र में वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 6वां प्रश्न, जल जीवशाला में किस प्रकार से जो समूह है वो एक दूसरे से संबंधित है? तो जल जीवशाला में समूह है बच्चों वो एक दूसरे से संबंधित है। मैं बताऊं कैसे है। वहाँ पर बच्चों जल जीवशाला में छोटे छोटे पादप है जो कि उत्पादक है, इन पादपों को सूक्ष्म जीव खाते हैं जो कि उपभोक्ता है, सूक्ष्म जीवों को मछली खाती है जो कि बड़ा छोटे मांसाहारी जीव हैं। तो ये देखो सभी समूह एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब निर्भर करते हैं। अब इसमें ये प्रश्न भी बनता है कि कौन सा समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कोई एक समूह विशेष इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु हम जानते हैं कि उत्पादकों के बिना खाद्य श्रृंखला नहीं चलेगी। अतः यदि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि माना जाए तो उत्पादकों का रहना जरूरी है, फिर ये स्टेप और ये स्टेप आगे चलेंगे, अन्यथा खाद्य श्रृंखला है वो आगे नहीं चलेगी। तो ये जल जीवशाला से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाए हैं।